हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लीलुआ वर्कशॉप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरली आपका सेकंड डीवी लिस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि कब आ सकता है एंड क्या क्या पॉसिबिलिटी है इसके आने के। ओके, एंड 100% आएगा नहीं आएगा। ओके, एंड कितना जो है वो मेरिट डाउन जा सकता है एंड क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं और क्या क्या मतलब कितना वैकेंट सीट फैक्टर्स को कंसीडर करके कितना वैकेंट सीट आने के चांसेस हैं। ओके, एंड आपका जो पैनल है, फर्स्ट पैनल जो है वो आपने देखा ही है कि 259 में से आपका 235 को बुलाया था पैनल में, 235 को बुलाया है पैनल में एंड आपका जो वैकेंट पोस्ट है वो 24 गोरखपुर का जेकेपी का बचा हुआ है अभी सीट, है ना। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं हम उस पर डिसाइड अभी देख लेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स को देखते हुए वो 24 कैंडिडेट जो हैं वो रह गए होंगे, क्या दोबारा इनको मौका मिलेगा या फिर जो है वो फ्रेश डीवी जो है वो सेकंड लिस्ट जारी होगा। जो कि बच्चे जो हैं वो मेरिट पे रह गए थे, लोएस्ट मेरिट पे जो बच्चे रह गए होंगे या फिर उनसे डाउन मेरिट वाले जिनका सिलेक्शन डीवी लिस्ट में नाम नहीं आया होगा उनको मौका मिलेगा कि नहीं। तो हर बच्चे का इच्छा होता है कि रेलवे कैसे भी ज्वाइन कर ले, है ना। कुछ पॉइंट से रह जाते हैं, उनका भी इच्छा रहता है कि चलो किसी वजह से मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, वेटिंग से ही क्लियर हो जाए या फिर वेटिंग अगर अभी बंद हो गया है रेलवे में तो मेरा सेकंड डीवी लिस्ट, थर्ड डीवी लिस्ट में एटलीस्ट नाम आ जाए तो मुझे एक ये रहेगा कि दोबारा प्रिपरेशन नहीं करना पड़ेगा, जो भी दिक्कतें थी वो सारा ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो बच्चों का रहता है कि मतलब सेकंड डीवी लिस्ट आने के आसार हैं नहीं हैं, तो इसी पे हम बात करेंगे। ओके, तो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे एंड जो पैनल है उसके बाद आएगा या फिर पहले आएगा वो भी हम चर्चा थोड़ा सा करेंगे कि किस फैक्टर को कंसीडर करके आपका जो है वो सेकंड डीवी लिस्ट आता है। ओके, तो चलो अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना। यहाँ पे मैं आपको 2025 के लिए भी प्रॉपर गाइड करूँगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ जो आपका फॉर्म आएगा, फॉर्म भरने से लेके आपका जो डीवी मेडिकल तक, इवन ज्वाइनिंग तक भी मेरा ज़रूरत पड़ेगा, है ना, कि ज्वाइनिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या कहाँ से बनवाने हैं आपको, सब कुछ यहाँ पे आपको प्रॉपर एक पिन पॉइंट की तरह मैं गाइड करूंगा और किधर भी भटकने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोग से कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर दें एंड आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलो हम चलते हैं एंड फैक्टर्स देखते हैं कि आपका सबसे पहले कब पैनल आएगा, उसके बाद हम फैक्टर्स देखेंगे कि किस फैक्टर पे डिपेंड करता है सेकंड पैनल, सेकंड डीवी लिस्ट। ओके, एंड मेरिट कितना हमारा डाउन हो सकता है। ओके, तो चलो हम चलते हैं, देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि पैनल जो है, पैनल के हमारा बाद आएगा या पहले आएगा। ओके, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि मालदा का जो है वो सेकंड डीवी लिस्ट आया था। ओके, सेकंड डीवी लिस्ट, बट ये जो था वो आपका वहाँ भी जो है वो जब फर्स्ट डीवी लिस्ट आई थी वहाँ पे 4 कैंडिडेट को बुलाया गया नहीं था, तो वही 4 कैंडिडेट को वापस बुलाया है सेकंड डीवी लिस्ट में। ओके, जितनी वैकेंसी थी उससे 4 कैंडिडेट को कम बुलाया था, तो इसमें जो सेकंड लिस्ट में है वही 4 कैंडिडेट को बुलाया है। तो अगर आपका जो पैनल आता है तो पैनल में जितनी भी वैकेंसी है उससे वैकेंट सीट बचता है, तो आपका जो है वो सेकंड के बाद आपका जो थर्ड भी आएगा लिस्ट, है ना। तो जितने भी आपके जून में आरआरबी में बचे हुए हैं कैंडिडेट, जितने भी वैकेंसी थी उतना कैंडिडेट को बुलाया नहीं है, तो आपका सेकंड भी आ सकता है। उसके बाद जो वैकेंट पोस्ट बचेगा यहाँ से जो पैनल आएगा उसके बाद आपका जो है वो थर्ड डीवी लिस्ट भी आएगा। ओके, ये इंश्योर रहिए कि आपका जो वैकेंसी जितनी है उतनी कैंडिडेट को तो सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर वो एब्सेंट होते हैं या फिर कुछ रीज़न की वजह से होते हैं तो आपका जो मेरिट डाउन करके आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। ओके, तो निश्चिंत रहे, जिनका भी मेरिट जो है वो अभी रेंज बताऊंगा मैं, है ना, तो उतना है, तो निश्चिंत रहो कि आपका जो है सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई होंगे। ठीक है, तो ये तो पैनल का था। तो पैनल जो है वो आपका जो डीवी लिस्ट है, सॉरी, डीवी लिस्ट जो है वो सेकंड, जिनका फर्स्ट में नाम नहीं था, है ना, फर्स्ट डीवी लिस्ट में नेम नहीं था, उनका बता रहा हूँ, उनका जो है वो सेकंड डीवी लिस्ट में आने के चांसेस है। और वो जब कब आएगा, वो पैनल के बाद आएगा, है ना। जैसा कि आपका गोरखपुर का जेकेपी का जो है वो आ गया है अभी 236 35 को ही एक को रिमूव कर दिया है, आउट ऑफ 259 का पैनल जारी हुआ है, इसमें 24 सीटें बच रही हैं। ओके, तो इनका क्या कारण हो सकता है, क्या फैक्टर्स हो सकता है वो देख लेते हैं। वही फैक्टर्स आपके सेकंड जो डीवी लिस्ट हो उन वो लाने में काम आएगा। ओके, तो सेकंड देख लेते हैं हम, फैक्टर नंबर 1 क्या हो सकता है।
डीवी में एब्सेंटी, है ना, एब्सेंटी कैंडिडेट्स। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर ये हो सकता है, या तो आपका 24 में से जो 24 गोरखपुर में बचे हैं कैंडिडेट्स, उनमें से कुछ लोग एब्सेंट होंगे। ओके, सेकंड, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेडिकली अनफिट होंगे, मेडिकली फुल अनफिट होंगे। अनफिट मतलब कि उनको एक भी कैटेगरी नहीं मिला, मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड मिला ही नहीं, कोई भी नहीं मिला, ना A3 मिला, ना B1 मिला, ना C1 मिला, ना B2 मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो वो डायरेक्टली अनफिट हो गए, मेडिकली अनफिट, है ना, फुल। ओके, ये ऐसे कैंडिडेट होंगे ये 24 में। नेक्स्ट थर्ड, जो कैंडिडेट हैं, एक होता है कि पार्शियली फिट, पार्शियली फिट, ओके, पार्शियली मेडिकली फिट। ओके, मतलब कि कैसे, जैसे कि कोई कैंडिडेट है CBT 1 हो गया और CBT 2 में हो गया, ये मैं एक एग्जांपल दूंगा, है ना। तो CBT 1 में आपका ऑल पोस्ट क्लियर है, इसका ऑल पोस्ट क्लियर है, ठीक है, क्लियर। बट ये जो CBT 2 में है उसमें सिर्फ A3 वाला पोस्ट क्लियर है, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड वाला पोस्ट जो है वो क्लियर है। ओके, बट इनका जब मेडिकल हुआ, तो इनका जो मेडिकल हुआ तो इसमें आपका A3 वाला जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये फिट नहीं हो पाते हैं, इनके लिए ये अनफिट हो गए। ओके, और ये फिट होते हैं B1 B2 एंड C1 के लिए। तो क्या इनको सीट मिलेगा, जगह मिलेगी पैनल में? तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये CBT 2 में जो थे वो सिर्फ A3 वाला पोस्ट ही क्लियर किए थे, B1 B2 या फिर C1 वाला पोस्ट जो है वो क्लियर नहीं किए थे। या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि जो CBT 1 में था इनका वो सिर्फ A3 पोस्ट क्लियर है, या फिर CBT 2 में जो इनका है वो ऑल पोस्ट क्लियर है, ऑल पोस्ट। बट इनको कौन सा पोस्ट मिलेगा? ये मिलेगा CBT 1 के रिगार्डिंग A3 पोस्ट। ओके, तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो है वो ज़्यादातर कैंडिडेट हैं 24 में से, आपका 24 में से कैंडिडेट जो है वो ऑलमोस्ट 20+ कैंडिडेट जो होंगे वो इसी कारण से फेल हुए होंगे और इनका जो पैनल में है वो नाम नहीं आया होगा। ओके, दो तीन कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं इनको डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत हो गया हो, है ना, जनरली होता नहीं है। ओके, डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत हो या फिर स्ट्रीम के लिए भी दो चार लोग को रोका है, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट जो 24 है इसमें मान के चलो कि 98% जो है वो मेडिकली या तो अनफिट होंगे, ओके, फुल अनफिट होंगे। ओके, उनके लिए जो है वो बोर्ड बैठेगा। आप मतलब बोर्ड बैठ के अब मेडिकली अनफिट होता है उनके लिए री अपील हो जाएगा। री अपील का प्रोसीजर है वो मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो जाके आप देख सकते हैं। मैं जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा वीडियो, री अपील कैसे करना है। और यहाँ पे भी आप री अपील कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि डॉक्टर जो है वो A3 अनफिट कर दिया है मुझे बट फिट हूँ, तो यहाँ पे भी आप री अपील कर सकते हैं। ओके, तो 98% जो है वो ये तीन केस है, जो जैसे कि एब्सेंट हो गया, कोई कैंडिडेट DV अटेंड ही नहीं किया, मेडिकली अनफिट हो गया, कोई भी कैटेगरी उनको नहीं मिला, या फिर पार्शियली फिट है, मतलब कि कोई जो पोस्ट में वो क्वालिफाई है उसमें वो फिट नहीं है, अनफिट है, बाकी सब में वो फिट है। तो ये आपका प्रॉपर रीज़न है जिसके वजह से जो है वो 24 कैंडिडेट का JKP में नहीं आया था। बाकी अगर आप पोस्ट, जैसे आपका पोस्ट जो भी क्लियर है, CBT 1 का मार्क्स देखो, है ना, CBT 2 का मार्क्स देखो। ओके, अगर पोस्ट क्लियर है, ऑल पोस्ट क्लियर है, या फिर कोई भी पार्शियली भी क्लियर है आपका, है ना, तो आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेना कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मिला है। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर मान लेते हैं कि B1 मिला है और B1 ये दोनों में से एक में भी क्लियर है आपका, मतलब एक में नहीं दोनों में क्लियर है B1, एक में नहीं, है ना, CBT 1 एंड CBT 2 दोनों में B1 क्लियर होना चाहिए, तो आपका 100% है, मिल जाएगा सीट, जो भी आपका ये प्रेफरेंस रहे। जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस ही आपका रहे। ओके, तो कोई भी आपका जो प्रेफरेंस रहेगा उसमें आपको ये सीट है जो कंफर्म मिलेगा। ओके, अगर आप A3 फिट है ना, तो 100% मान के चलो कि आपका जो सिलेक्शन है वो 100% है ना, सिलेक्शन जो है वो 100% है, आप बस पैनल का वेट कीजिए। ओके, तो अब देख लेते हैं कि मेरिट जो थर्ड है, मेरिट कितना डाउन जा सकता है, मेरिट डाउन कितना जा सकता है। तो देखो अभी ये 24 जो कैंडिडेट को नाम जो है वो पैनल में नहीं आया है, तो इसमें इसमें पता नहीं है कि UR के कितने हैं, EWS के कितने हैं, OBC के कितने हैं, SC के कितने हैं, ST के कितने हैं, है ना। तो इसमें मतलब ये कर पाना मुश्किल है, गेस कर पाना। ओके, कि इसमें UR के 10 हैं या फिर EWS के कितने हैं, OBC के कितने हैं, ST के SC के कितने हैं। ओके, तो इसमें बताया नहीं जा सकता है कि मेरिट कितना डाउन होगा, है ना,
जैसे कि मान लेते हैं कि अगर ओबीसी में कैंडिडेट 10 लोग नहीं आएंगे तो इसका मेरिट ज़्यादा डाउन जाएगा, है ना, या फिर मेडिकली अनफिट है। अगर एससी वाले में ज़्यादा होंगे तो इसका मेरिट डाउन जा सकता है ज़्यादा। अगर यूआर में मान लेते हैं कि 24 में से 15 कैंडिडेट यूआर के ही होंगे तो इसका मेरिट जो है वो डाउन चला जाएगा। ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर यूआर का ही 24 में से आपका डाउन चला जाएगा मेरिट, ज़रूरी नहीं है ना। कोई किस में भी ज़्यादा कैंडिडेट अगर मेडिकली अनफिट होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं तो उस कैटेगरी का, उस कम्युनिटी का जो है वो एमआई मेरिट इंडेक्स डाउन जाएगा, सबका नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखना। बट फिर भी एक आइडिया दे दूं कि आपका जो कैंडिडेट होते हैं जनरली पॉइंट में ही डिफरेंस होता है, 0.3 0.2 का ही डिफरेंस आपका होता है। कोई कोई तो ऐसे होते हैं लोअर मेरिट इंडेक्स पे भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो उनका सिलेक्शन होगा जो कट ऑफ के बराबर है मार्क्स बट उनका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनका सबसे पहले सिलेक्शन होगा। उसके बाद मान सकते हैं 5 से 7 मेरिट इंडेक्स का तक आप कंसीडर करके चल सकते हो कि 5 से 7 तक आपका जो है वो सिलेक्शन के चांसेस हैं। ओके, 80 to 90% जो है वो आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं। ओके, तो आप वेट कीजिए जब धीरे धीरे सबका पैनल आ जाएगा, है ना, फिर अनफिट लिस्ट आएगा आपका, अनफिट लिस्ट, उसके बाद जो है वो सेकेंड डिवी लिस्ट आपका आएगा, है ना। जो भी वैकेंट सीट बचेगा उस पे के उसके ऊपर आपका जो है वो सेकेंड डिवी लिस्ट जारी होगा। ओके, तो ये सारा जो था वो प्रोसेस था। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई आपको करने का कोशिश करूँगा। ओके, तो चलो चलते हैं एंड नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप लोग मेंशन कर देना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।